अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बच्चों, आई एम सो सॉरी, काफ़ी देर बाद वायरल की वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो स्केड्यूल का थोड़ा इशू हो रहा था। हमने आपको पता है स्टार्ट किए थे डीएनए इन्वेलप्ड वायरस से स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने सबसे पहले हमने उसके 6 टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें ह्यूमन हर्पीज़ वायरसेस भी थे, हर्पिक सिम्प्लेक्स भी थे, साइटोमेगालो था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वेरिसेला ज़ूस्टर वायरस भी था। ठीक है, आज हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं वेरिसेला ज़ूस्टर वायरस। वेरिसेला ज़ूस्टर वायरस जो है वो क्या करवाता है, वो चिकन पॉक्स करवाता है। ठीक है, आप में से काफ़ियों को हो भी चुका होगा। ये एक ही सीरोटाइप होती है, सेम वायरस होता है। ठीक है, लेकिन ये 2 तरह का इन्फेक्शन करवा सकता है। ठीक है, वायरस सेम है लेकिन 2 तरह का करवा सकता है इन्फेक्शन। आगे इसकी वजह से इसका नाम से आपको पता चल रहा होगा, वेरिसेला और ज़ूस्टर। ठीक है, वो दोनों टाइप का इन्फेक्शन हो सकता है। अब डिस्कस करेंगे वेरिसेला में क्या होता है और ज़ूस्टर में क्या होता है, ये दोनों हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके वही सीक्वेंस फॉलो करते हुए जाएंगे। सबसे पहले ट्रांसमिशन हम देखेंगे कैसे होगी। ट्रांसमिशन इसकी एक तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से होती है। ठीक है, दूसरा ये कि डायरेक्ट कांटेक्ट विद लियन होता है तो ट्रांसमिट होता है ये। ठीक है, उसके बाद ये 2 तो बातें हो गई। आपको पता है चिकन पॉक्स एक दूसरे से आपको लगते हैं। ठीक है, एक बंदे को हो जाए घर में तो बाकियों को भी उससे हो जाता है। एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, उस वजह से हो सकता है। दूसरा ये कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के ज़रिए स्प्रेड होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसकी आते हैं पैथोजेनेसिस पे। पैथोजेनेसिस में क्या होता है, आपके मैंने बताया ना रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के ज़रिए ट्रांसमिट होता है। तो अब वो कैसे हो रहा है, एक्चुअली जब रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाते हैं, वहाँ पे जाके आपके म्यूकोज़ा को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, जब वो रेस्पिरेटरी ट्रैक का म्यूकोज़ा इफेक्ट होगा तो वहाँ से वो स्प्रेड करता हुआ ब्लड तक जाएगा आपके। ठीक है, ऑब्वियसली वहाँ पे कैपिलरीज वगैरह हैं, सर्कुलेशन, तो वहाँ से सर्कुलेशन में जाएगा। सर्कुलेशन से ब्लड से देन जो आगे डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए स्किन तक आएगा। स्किन के ऊपर इसने वेजिकुलर रैश बना देने हैं। ठीक है, वेजिकुलर रैश बना देगा और उस वेजिकुलर रैश में मोनोन्यूक्लियर सेल्स जो होंगे, जाइंट सेल्स, बेस पे आपको वो नज़र आएंगे। लेकिन की जो बेस होगी ना, उस पर आपको मोनोन्यूक्लियर जाइंट सेल नज़र आएंगे, मल्टी न्यूक्लियर जाइंट सेल नज़र आएंगे। ठीक है, बेस पे। अच्छा, उसके बाद ये कि इन्होंने आपकी नर्व्स को इन्फेक्ट करना है। ठीक है, कौन सी नर्व्स, आपकी सेंसरी नर्व्स को इन्फेक्ट करना है। ठीक है, सेंसरी नर्व को इन्फेक्ट करेगा तो वहाँ से सेंसरी नर्व के ज़रिए जाएगा कहाँ पे, आपके डॉर्सल रूट गैंग्लिया के अंदर। ठीक है, रिट्रोग्रेड एक्सोनल फ्लो होता है बच्चों। एक्सोन जो होते हैं उनके ज़रिए रिट्रोग्रेड एक्सोनल फ्लो जाता है। ठीक है, वैसे तो एक्सोन जो होते हैं वो अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेके आ रहे होते हैं इम्पल्सेस। ठीक है, यहाँ पे रिट्रोग्रेड का नाम दिया गया है रिट्रोग्रेड एक्सोनल फ्लो का, कि सेंसरी जो नर्व्स है ना, उनसे ओपोजिट डायरेक्शन में फ्लो जाता है। ठीक है, डॉर्सल रूट गैंग्लिया तक जाता है और वहाँ पे जाके ना ये लेटेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखो एक वायरस है। ठीक है, उसने पहले इन्फेक्ट किया है। ठीक है, इन्फेक्ट करने के बाद जब सिम्टम्स वगैरह सारी उसको अपेयर हो गई हैं, उसके बाद क्या होता है कि चिकन पॉक्स का जो वायरस है ना, आपके डॉर्सल रूट गैंग्लिया में जाकर लेटेंट हो जाता है। ठीक है, लेटेंट हो जाता है और ये मरता नहीं है, लेटेंट हो जाता है। और उसके बाद जब आपकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ होगी तो ये दोबारा अपेयर हो सकता है। ठीक है, क्या होता है लेटेंसी में, ये डीएनए जो होता है ना वो न्यूक्लियस में इसका डीएनए जो होता है ना वो न्यूक्लियस में लोकेटेड होता है। ठीक है, नॉट इंटीग्रेटेड विद सेल डीएनए। ठीक है, जिस सेल में जाकर डिपॉजिट हुआ है ना, जहाँ पे जाकर लेटेंट हुआ है, उस सेल के डीएनए के साथ इंटीग्रेट नहीं करेगा, बल्कि अलग से डीएनए पड़ा होगा न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, और उसके अलावा जब रीएक्टिवेशन दोबारा हो जाए तो उसकी वजह से दोबारा वेजिकुलर लीजन और नर्व पेन हो सकती है। उस कंडीशन में तो जब बंदा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं। पहले वेरिसेला की बात कर लेते हैं, दैन ज़ूस्टर की बात करते हैं। वेरिसेला में क्या होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 to 21 डेज़। सबसे पहले क्या होता है, शुरू में प्रोड्रोमल सिम्टम्स आती हैं, फीवर, मलेज, जो कि आपको किसी चीज़ की जो है ना फ़ौरन से निशानदेही नहीं करती कि बंदे को चिकन पॉक्स हो गए हैं या होने वाले हैं। फीवर मलेज तो आपको वैसे भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब पैपिलो वेजिकुलर रैश बनेगा ना, वो आपको जो है ना वो इंडिकेशन देगा कि ये कोई मसला है, ये कोई वायरल इन्फेक्शन है, कुछ है। ठीक है, तब आपको पता लगेगा। प्रोड्रोमल फीवर मलेज में आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, पैपिलो वेजिकुलर रैश में सबसे पहले कहाँ पे बनेंगे, ट्रंक पे बनेंगे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद हेड पे और एक्सट्रीमिटीज़ पे स्प्रेड करेंगे। सेंट्रीपिटल
फैशन में ये जो है ना वो फैलेगा। सेंट्रीपिटल ये होता है कि एक सेंटर में पहले होगा, फिर उसके बाद साइडों पे स्प्रेड करता जाएगा, हेड की तरफ, एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ, जो आपके लिम्स हैं उनकी तरफ, ठीक है। अब रैश सबसे पहले कैसे इवॉल्व कैसे होगा, सबसे पहले एक पैप्यूल बनेगा, ठीक है, उसके बाद उसका वेज़ाइकल पस्ट्यूल बनेगा, ठीक है, फिर उसके बाद जब हीलिंग स्टेज की तरफ जाएगा तो उसके ऊपर क्रस्ट बन जाएगा, ठीक है, मतलब ऊपर क्रस्ट आ जाएगा और आपको खारिश शुरू हो जाएगी, उसके ऊपर ना इचिंग शुरू होगी, प्रूराइटिस होगी। तो ये उसकी रैश की ना वो स्टेजेस हैं, ठीक है। और बच्चों के अंदर ये माइल्डर होता है, ठीक है। राय सिंड्रोम इसके अंदर हो सकता है, राय सिंड्रोम की वजह से इनकेफ्लोपैथी और लिवर डिजनरेशन हो सकती है, ये स्वेयर फॉर्म्स हैं। ये उन लोगों में, उन बच्चों में होता है को स्पेशली बच्चों में होता है, और एस्पिरिन की वजह से होता है वाया वेरिसेला ज़ूस्टर वायरस एंड इंटरफेरॉन बी वायरस। चलिए इसको छोड़ें एक बार, यहाँ पे ज़ूस्टर पे आते हैं। ज़ूस्टर में हमारे पास क्या होता है, पेनफुल वेजिकल बनने शुरू हो जाते हैं अलोंग द कोर्स ऑफ सेंसरी नर्व फ्रॉम हेड टू ट्रंक, ठीक है बच्चों। ये ज़ूस्टर में ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो वेजिकल बनते हैं ना वो सेंसरी नर्व के कोर्स के अलोंग बनते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ सेंसरी नर्व मूव कर रही है उस नर्व की साइडों पे आपकी बॉडी में उस पैटर्न में ही वेजिकल बनते हैं। पूरी बॉडी में ऐसा जो है ना वो स्प्रेड नहीं करते, जहाँ जहाँ स्पेसिफिक इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, नर्व डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जिस नर्व में स्प्रेड किए हैं ना तो वो उस नर्व का जहाँ जहाँ कोर्स होगा ना उस जगह पे सिर्फ ये फैलेगा, ठीक है। उसके बाद पेन कैन लास्ट फॉर वीक्स तक पेन रह सकती है। पोस्ट ज़ूस्टर न्यूरैल्जिया रह सकता है। डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन हो सकते हैं जिसकी वजह से निमोनिया हो सकता है इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट्स में। अच्छा, उसके बाद आती है इसकी लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस बच्चों सबकी मिलती जुलती होती है, ठीक है। वो इसमें हमने क्या करना है, इसमें टेज़ैंक स्मीयर के ज़रिए हम इसकी लैब डायग्नोसिस करते हैं। वायरस को आइसोलेट करते हैं, वो आप उससे भी ले सकते हैं, रेस्पिरेटरी स्वैब से भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली आपका जो वेजिकल बनता है ना, ज़ख़म बनता है, उसमें से हम वायरसेस लेते हैं, आइसोलेशन वायरस की करते हैं। फिर उसको सेल कल्चर में ग्रो कराते हैं, फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, बाय स्पेसिफिक एंटी सीरम डाल के ना हम चेक करने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सा वाला जो है ना वायरस है या जो भी है, ठीक है। उसके बाद ये कि जब वायरस इन्फेक्ट करता है आपकी बॉडी को तो ऑब्वियसली उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ भी बनती हैं, तो एंटीबॉडी टाइटर राइज़ किया होगा आपकी बॉडी के अंदर, तो आप एंटीबॉडी का लेवल चेक करके इसको डायग्नोस भी कर सकते हैं, ठीक है। वेरिसेला के ख़िलाफ़ जो एंटीबॉडीज़ बनती है ना उनका लेवल चेक करके भी आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। ये छोटी सी इसके लैब डायग्नोसिस है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, आपने क्या कहते हैं, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है, साइटोमेगालो वायरस।